दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा से ही एक अलग और अनोखी राह पर चली है, जो उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बनी है जिनकी आवाजें वर्षों से दबाई और नजरअंदाज की जाती रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जिस अदम्य साहस, अटूट संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ बहुजन समाज की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है, वह न केवल एक प्रेरणादायक कहानी है, बल्कि भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब उसी यात्रा को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बसपा ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने अपने संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 6 प्रमुख और प्रभावशाली चेहरों को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। ये चेहरे महज सामान्य नेता नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग राज्यों में बहुजन समाज की नई और उभरती हुई ताकत बनकर उभरने वाले हैं, जो पार्टी की जड़ों को और गहरा करेंगे। इसके अलावा पार्टी में एक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बड़ी और निर्णायक जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद अब बहुजन समाज पार्टी का वह युवा और ऊर्जावान चेहरा बन रहे हैं, जो नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और विशेष रूप से 2027 के चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, जहां बसपा की मजबूती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वीडियो में हम विस्तार से गहराई से और हर पहलू को छूते हुए जानेंगे कि वे 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कौन हैं, उन्हें किन किन महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आकाश आनंद को कौन सी बड़ी और प्रभावशाली भूमिका मिली है, और ये सारे फैसले कैसे 2027 में बसपा की सरकार बनाने की मजबूत नींव रख रहे हैं, जो बहुजन समाज की उम्मीदों को साकार करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपी हैं वे बातें जो आपकी समझ को बढ़ाएंगी और बहुजन समाज की राजनीति को नई रोशनी देंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अपडेट्स मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उन 6 बड़े और प्रभावशाली चेहरों के बारे में, जिन्हें बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और जिनकी नियुक्ति से विपक्ष में खलबली मच गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रामजी गौतम जी की, जिनका नाम बहुजन समाज पार्टी में भरोसे, मेहनत और समर्पण का दूसरा नाम बन चुका है। रामजी गौतम, जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, बहुजन समाज की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय और समर्पित रहे हैं, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हुए। इनकी खासियत यह है कि वे शांत स्वभाव के नेता हैं, जो कभी अनावश्यक शोर शराबा नहीं करते, बल्कि संगठन की गहराई तक जाकर जड़ों से काम करते हैं, हर छोटी बड़ी समस्या को सुलझाते हुए। यानी जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, उसे वे पूरी ईमानदारी, रणनीति और दूरदर्शिता के साथ निभाते हैं, जिससे पार्टी की मजबूती बढ़ती है। रामजी गौतम का सफर कभी आसान नहीं रहा। इन्होंने जमीन से, बुनियादी स्तर से शुरुआत की थी। पार्टी के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े आयोजनों तक हर जगह अपनी मेहनत, वफादारी और समर्पण से अपनी जगह बनाई है, जो आज उन्हें इस मुकाम पर ले आए हैं जहां बहन मायावती जी उन्हें अपनी सबसे बड़ी और विश्वसनीय टीम में शामिल कर रही हैं, क्योंकि वे संगठन के सच्चे सिपाही हैं। अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण राज्यों की, जिनकी कमान इन्हें सौंपी गई है। रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे अहम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां उनकी भूमिका पार्टी को नई ऊर्जा देने वाली होगी। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां की राजनीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में उसका संदेश और प्रभाव फैलता है, और अगर दिल्ली में बीएसपी मजबूत होती है तो उसका असर पूरे भारत की राजनीति पर पड़ेगा, जिससे बहुजन समाज की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य आदिवासी और बहुजन समाज की बड़ी आबादी वाले हैं, जहां गांवों और कस्बों में आज भी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय का दर्द साफ साफ दिखाई देता है। और रामजी गौतम का मिशन होगा इन इलाकों में बहुजन समाज को संगठित करना, उन्हें एकजुट करना और बीएसपी को मजबूत बनाना, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। बिहार, दोस्तों, बिहार तो सामाजिक न्याय की राजनीति का गढ़ है, जहां से मंडल राजनीति ने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाया था, और अगर बीएसपी यहां मजबूत होती है तो पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जिससे बहुजन समाज की ताकत और बढ़ेगी। रामजी गौतम के सामने चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन इन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि ये संगठन को जड़ों से जोड़ने वाले, आधार को मजबूत करने वाले नेता हैं, जो हर काम को धैर्य और रणनीति से अंजाम देते हैं। बहन मायावती जी को पूरा भरोसा है कि ये इन चारों राज्यों में बीएसपी का झंडा और बुलंद करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, जब हम रामजी गौतम का नाम लेते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज के उस भरोसे, उस विश्वास और उस मेहनत का नाम है, जो धीरे धीरे एक बार फिर पूरे देश में फैलने जा रहा है और विपक्ष को सदमे में डाल रहा है।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल की, जो हरियाणा से आते हैं और एक किसान परिवार से जुड़े हुए नेता हैं, जिनकी राजनीति की जड़ें गांवों, खेत खलिहानों और साधारण लोगों की जिंदगी में गहराई तक फैली हुई हैं। यानी बेनीवाल जी को किसानों, मजदूरों और साधारण बहुजन समाज की तकलीफें, उनके दर्द और उनकी जरूरतें बहुत करीब से पता है, जो उन्हें एक सच्चे जननेता बनाती हैं। बेनीवाल का अंदाज सबसे अलग और अनोखा है। ये नेता मंच पर बड़े बड़े भाषण देने से ज्यादा गांव गांव जाकर लोगों से सीधे बात करने, उनकी सुनने और उन्हें समर्थन देने में विश्वास रखते हैं। यानी ये जनसंपर्क वाले नेता हैं, जो लोगों से जोड़ना, उनके दुख सुख को साझा करना और उन्हें भरोसा दिलाना, यही इनकी असली ताकत और पहचान है, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। अब हम जानते हैं कि इन्हें किन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। रणधीर सिंह बेनीवाल को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे बेहद अहम और कृषि प्रधान राज्यों की कमान मिली है, जहां उनकी पृष्ठभूमि उन्हें और प्रभावी बनाएगी। हरियाणा, जहां किसान आंदोलन ने हाल के वर्षों में पूरे देश का ध्यान खींचा है, वहां दलित और ओबीसी समाज की भी बड़ी आबादी है और बेनीवाल की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन से जुड़ी रही है। इसलिए वे हरियाणा में बहुजन राजनीति और किसान राजनीति को एक मंच पर ला सकते हैं, उन्हें एकजुट करके पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। पंजाब, जहां की राजनीति हमेशा किसान और मजदूर वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है, यहां बहुजन समाज का एक मजबूत वोट बैंक है, लेकिन उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और बेनीवाल का काम होगा उस वोट बैंक को बीएसपी के साथ जोड़ना, उन्हें सशक्त बनाना। राजस्थान, जहां दलित राजनीति का लंबा और गौरवशाली इतिहास है, चंबल से लेकर मरुस्थल तक बहुजन समाज की आवाज गूंजती रही है और राजस्थान में बीएसपी पहले भी मजबूत रही है। इसलिए बेनीवाल का काम होगा पार्टी को दोबारा उसी ताकत के साथ खड़ा करना, उसकी जड़ों को और मजबूत करना। दोस्तों, रणधीर सिंह बेनीवाल का नाम भले ही राष्ट्रीय मीडिया में ज्यादा न सुना गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यह एक सच्चे जननेता हैं, जिनकी खासियत है सादा जीवन, सीधा व्यवहार और साफ राजनीति, जो लोगों के दिलों में जगह बनाती है। बहन मायावती जी ने इन्हें इन 3 राज्यों का जिम्मा इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि बेनीवाल जैसे नेता ही बीएसपी को गांव गांव तक ले जा सकते हैं, जहां बहुजन समाज का दिल धड़कता है और जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजाराम की, जिन्हें बहन मायावती जी ने एक बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे 4 अहम और विविधतापूर्ण राज्यों की कमान, जहां उनकी भूमिका पार्टी के विस्तार में निर्णायक होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो वो जमीन है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। यानी यह राज्य बहुजन आंदोलन की जन्मभूमि है, जहां पहले से ही दलित राजनीति की गहरी और मजबूत जड़ें मौजूद हैं और राजाराम का काम होगा बीएसपी को महाराष्ट्र में फिर से खड़ा करना, अंबेडकरवादी वोट बैंक को जोड़ना और उसे और मजबूत बनाना। अब हम आते हैं कर्नाटक पर, जहां दलित आंदोलन की लंबी परंपरा रही है, लेकिन यहाँ की राजनीति पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा है और राजाराम का मिशन होगा बहुजन समाज को स्थानीय भाषा, संस्कृति और जरूरतों के साथ जोड़कर बीएसपी को मजबूत करना, ताकि पार्टी की पहुंच हर स्तर तक हो। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ सामाजिक न्याय की राजनीति दशकों से होती रही है। पेरियार की विरासत ने यहाँ जाति विरोधी आंदोलन को मजबूत किया, लेकिन बीएसपी को अभी यहाँ अपनी जगह बनानी है और राजाराम को यहाँ उस विरासत को बहुजन आंदोलन से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी को नई पहचान देगी। अब हम बात करते हैं केरल की, जहाँ शिक्षा और राजनीति का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ दलित और पिछड़े समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन बीएसपी को यहाँ संगठनात्मक स्तर पर मेहनत करनी होगी और राजाराम की चुनौती होगी पढ़े लिखे बहुजन समाज को पार्टी से जोड़ना, उन्हें दिखाना कि बीएसपी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज है, जो हर क्षेत्र में न्याय की लड़ाई लड़ती है। दोस्तों, राजाराम की जिम्मेदारी शायद सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन्हें उन इलाकों में काम करना है जहां बीएसपी का आधार कमजोर है और क्षेत्रीय दलों का दबदबा ज्यादा है। लेकिन यही वजह है कि बहन मायावती जी ने इन्हें चुना, क्योंकि राजाराम की खासियत है कि यह स्थानीय लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनके साथ रहते हैं और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेते हैं, जो लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है। अगर राजाराम अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल हुए तो बीएसपी सचमुच एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पूरे भारत में पहचान बना लेगी और अब बहुजन समाज की गूंज सिर्फ उत्तर भारत तक नहीं, बल्कि दक्षिण भारत तक जाएगी और यह काम राजाराम के हाथों में है, जो विपक्ष को और ज्यादा परेशान करेगा। दोस्तों, अब बारी है चौथे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर लालजी मेड़कर की, जो लंबे समय से बीएसपी संगठन से जुड़े हुए हैं और इन्हें संगठनात्मक कामों का गहरा, व्यापक और व्यवहारिक अनुभव है, जो उन्हें एक विश्वसनीय नेता बनाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि यह चुपचाप, बिना शोर शराबे के काम करने वाले नेता हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं पार्टी की जड़ें गहरी कराते हैं, संगठन को मजबूत बनाते हैं। बहन मायावती जी ने इन्हें जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी है वे हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, जो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है,
और जहां बहुजन समाज की बड़ी क्षमता छिपी है। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की, जहां आदिवासी और दलित समाज की बहुत बड़ी आबादी रहती है। खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य हमेशा से शोषण, अन्याय और लूट का शिकार रहा है, और लालजी मेड़कर का काम होगा झारखंड के बहुजन और आदिवासी समाज को जोड़कर एक नई राजनीतिक ताकत तैयार करना, उन्हें सशक्त बनाना। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां की राजनीति हमेशा वामपंथ और क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन यहां भी दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज की संख्या काफी बड़ी है, जो अक्सर हाशिए पर रहा है। और लालजी मेड़कर को जिम्मेदारी दी गई है कि इस समाज को बीएसपी से जोड़ा जाए, उन्हें दिखाया जाए कि सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी जरूरी है, जो उनके जीवन को बदल सकती है। अब हम बात करते हैं ओडिशा की, जहां की राजनीति पर लंबे समय से एक ही पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन यहां दलित और आदिवासी समाज की संख्या काफी अधिक है, जो आज भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और लालजी मेड़कर का मिशन होगा इन वंचित समुदायों को बीएसपी की विचारधारा से जोड़ना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बदलने का जरिया भी है, जो उन्हें न्याय दिला सकता है। दोस्तों, लालजी मेड़कर का ये क्षेत्र आसान नहीं है। यहाँ पार्टी का नेटवर्क अभी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मेड़कर जी का इतिहास बताता है कि वे जिस भी राज्य में काम करते हैं, वहां धीरे धीरे संगठन की जड़ें जमाते हैं, आधार को मजबूत करते हैं। बहन मायावती जी ने इन्हें ये जिम्मेदारी देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि बीएसपी अब सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि पूर्वी भारत और खनिज संपदा वाले इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाएगी। और अगर लालजी मेड़कर की मेहनत रंग लाए, तो आने वाले समय में झारखंड, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य बीएसपी के लिए नई जमीन बन सकते हैं, जो विपक्ष को और ज्यादा चिंता में डालेंगे। दोस्तों, अब बारी है 5वें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अतर सिंह रावत जी की, जिनका नाम बहुजन समाज पार्टी में किसी नए कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और जो पेशे से वकील भी रहे हैं, बीएसपी की राजनीति में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से पार्टी को मजबूत करते हुए। पार्टी की कानूनी लड़ाई हो, नीतियों की तैयारी हो या संगठन को मजबूत करने का सवाल, अतर सिंह रावत हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं, अपनी विशेषज्ञता से योगदान देते हुए। इनकी पहचान है पढ़ा लिखा, साफ सुथरी छवि वाला और रणनीति बनाने में माहिर नेता। यानी ये सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं है, बल्कि हर फैसले के पीछे ठोस तर्क, योजना और दूरदृष्टि लेकर चलते हैं, जो पार्टी को सफलता की ओर ले जाती है। बहन मायावती जी ने अतर सिंह रावत को जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी है, वे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और गुजरात, जो विविधतापूर्ण और रणनीतिक महत्व के हैं। अब इन राज्यों पर हम गहराई से नजर डालते हैं। गुजरात, जहां दलित आंदोलन पहले से ही सक्रिय रहा है, भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाइयों की गूंज और ऊना आंदोलन जैसी घटनाएं यहां के बहुजन समाज को लगातार जागरूक करती रही हैं। और अतर सिंह रावत का मिशन होगा गुजरात में इन आंदोलनों को बीएसपी की ताकत से जोड़ना, बहुजन राजनीति को संगठनात्मक रूप देना और उसे और मजबूत बनाना। तेलंगाना, दोस्तों, तेलंगाना में किसान और मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में है। यहाँ भूमिहीन किसान और पिछड़े समुदाय आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और यह इलाका बीएसपी के लिए बिल्कुल नई जमीन है, जहां अतर सिंह रावत जैसे पढ़े लिखे और सोच समझ वाले नेता ही यहां बहुजन समाज की राजनीति की नई नींव रख सकते हैं, उन्हें सशक्त बनाकर। आंध्र प्रदेश, जहां की राजनीति पर जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहे हैं, यहां दलित समाज बड़ी संख्या में है, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी बेहद कम रही है। और अतर सिंह रावत का काम होगा यहां बहुजन समाज की एकजुटता को बढ़ाना, बीएसपी को एक विकल्प के रूप में स्थापित करना और उन्हें न्याय की राह दिखाना। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अतर सिंह रावत को ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीएसपी की पकड़ अभी कमजोर है, लेकिन ये जिम्मेदारी एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि अगर वे सफल होते हैं तो बीएसपी की ताकत अब सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत में भी गूंजेगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करेगी। बहन मायावती जी का भरोसा अतर सिंह रावत पर यही दिखाता है कि बीएसपी अब हर उस जगह पर कदम बढ़ा रही है जहां बहुजन समाज की आवाज अब तक दबा दी गई थी। और अतर सिंह रावत का यह मिशन आसान नहीं है, लेकिन अगर ये सफल होते हैं तो पार्टी का विस्तार देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा, जो इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे और आखिरी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मवीर सिंह जी की, जो पार्टी में शांत और गंभीर स्वभाव के नेता माने जाते हैं, जो अपनी सादगी और समर्पण से पहचाने जाते हैं। यह उन नेताओं में से हैं जो ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, लेकिन संगठन पर पकड़ और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव ही इनकी असली ताकत है, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है। बहन मायावती जी ने इन्हें जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी है, वे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, जो अपनी अपनी खासियत रखते हैं और जहां पार्टी को नई दिशा देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों वाला ये राज्य छोटा है, लेकिन यहाँ दलित समाज की आबादी का अच्छा खासा प्रतिशत है। हिमाचल की राजनीति पर अब तक 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन धर्मवीर सिंह का काम होगा कि यहाँ बहुजन समाज की राजनीति को नई पहचान दिलाई जाए, उन्हें एकजुट करके। जम्मू कश्मीर, दोस्तों, जम्मू कश्मीर को हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में संवेदनशील माना जाता है।
यहाँ के लोग दशकों से संघर्ष और अस्थिरता झेलते आए हैं, लेकिन यहाँ भी दलित और वंचित समाज है जिसकी आवाज शायद ही कभी सुनी जाती है। और धर्मवीर सिंह का मिशन होगा यहाँ बहुजन समाज को एक मंच देना, बीएसपी की पहचान बनाना और उन्हें न्याय की राह दिखाना। चंडीगढ़ एक आधुनिक और शहरी इलाका है। यहाँ पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग रहता है, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में मजदूर और कामगार भी हैं। और धर्मवीर सिंह का काम होगा इन दोनों वर्गों को जोड़ना, बीएसपी की विचारधारा को शहरी समाज तक पहुंचाना और पार्टी को मजबूत बनाना। दोस्तों, धर्मवीर सिंह की जिम्मेदारी शायद सबसे कठिन है, क्योंकि इन्हें ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में काम करना है जहां पार्टी का नेटवर्क बहुत सीमित है। लेकिन ये जिम्मेदारी एक बड़ा मौका भी है। अगर वे यहाँ बीएसपी को मजबूत कर पाते हैं तो पार्टी सचमुच पूरे भारत में अपनी पहचान बना लेगी और हर इलाके में बहुजन की आवाज गूंजेगी। बहन मायावती जी ने इन्हें चुनकर ये साफ संदेश दिया है कि बीएसपी अब किसी भी इलाके को छोड़ने वाली नहीं है। पहाड़ हो, मैदान हो या सीमावर्ती राज्य, हर जगह बहुजन समाज की आवाज गूंजेगी। और धर्मवीर सिंह भले ही मीडिया की सुर्खियों में ज्यादा न आते हों, लेकिन इन्हें संगठन का सच्चा योद्धा कहा जा सकता है। और अब उनके कंधों पर है ये बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीएसपी का झंडा बुलंद करना, जो विपक्ष को सदमे में डाल रहा है। तो दोस्तों, ये थे बहन मायावती जी के नेतृत्व में चुने गए बीएसपी के 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उनकी जिम्मेदारियां, जो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि बहुजन समाज की नई ताकत है, जो आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं और विपक्ष में खलबली मचा सकते हैं। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम इन नेताओं के साथ खड़े होकर बहुजन समाज की इस नई लड़ाई को मजबूत करेंगे या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे और दूसरों को अपने हिस्से का हक ले जाने देंगे, जो वर्षों से होता आया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब बहुजन समाज की आवाज संसद में गूंजनी चाहिए और उसे दबाया नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर गांव, हर गली और हर शहर में यह संदेश पहुंच सके कि बीएसपी फिर से नई उड़ान भर रही है और बहुजन की ताकत बढ़ रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वही बातें जो आपके दिल को छूती हैं, समाज की सच्चाई को सामने लाती हैं और आपको प्रेरित करती हैं। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और बीएसपी से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मूल्यवान है। जय भीम और नमो बुद्धाय।